अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जाहिद आराई, लेक्चरर इन फ़िज़िक्स। लास्ट टॉपिक में हमने कोसाइन लॉ को डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी और उस पर हमने काफ़ी सारे मल्टीपल किस्म के सवालात भी हल किए थे, एमसीक्यूज़ भी हल किए थे। कोसाइन लॉ वेक्टर एडिशन से रिलेटेड है और वेक्टर एडिशन सिर्फ कोसाइन लॉ पर ख़त्म नहीं होती, वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में भी ऐड किया जाता है किसी दूसरे वेक्टर के साथ। तो वो स्टडी करने के लिए और उसके साथ साथ एक और सेशन आता है हमारे कोर्स में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर। इन दोनों को स्टडी करने के लिए मैं समझता हूँ कि यूनिट वेक्टर को पढ़ लेना पहले ज़्यादा बेहतर है। तो आज हम यूनिट वेक्टर को स्टडी करते हैं और कोशिश करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर को भी कर लें और डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय नंबर को भी कर लें और साइन लॉ को भी डिस्कस कर लिया जाए। राइट, सो यूनिट वेक्टर क्या है? वी से दैट जब हम डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय नंबर पढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं। अगर कोई वेक्टर डिवाइड कर दिया जाए किसी पॉजिटिव नंबर से तो उतने गुना उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कम हो जाती है। अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दिया जाए मैग्नीट्यूड कम हो जाती है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है उतने टाइम्स। उसके साथ साथ उसमें एक और ख़ास चीज़ भी पढ़ी जाती है कि अगर किसी वेक्टर को उसकी अपनी ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए या फिर किसी वेक्टर को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड किया जाए जो उस वेक्टर की अपनी मैग्नीट्यूड के बराबर हो, तो रिज़ल्ट क्या आता है? 1 आता है। तो नेट वेक्टर जो बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो बनेगा, जो फाइनल वेक्टर बनेगा, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड हुआ करती है 1 और ऐसे किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहा जाता है। तो यूनिट वेक्टर को डिफाइन कैसे किया जाता है कि ऐसा कोई भी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो 1। यूनिट असल में वर्ड निकला है यूनिटी से। यूनिट इज समथिंग दैट इज यूनिटी, दैट इज 1। इज इट राइट? सो वी से दैट यूनिट हैज मीनिंग दैट अ 1। सो यूनिट वेक्टर इज व्हाट? नाम से ही जाहिर है ऐसा कोई वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। A vector whose magnitude is unity और 1। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिटी हो या 1 हो, ऐसे किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहा जाता है। तो फिर इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? हम कहते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी वेक्टर के ऊपर बजाय एरो लगाने के कैप या हैट लगा दिया जाता है। यस, जस्ट लाइक माय कैप। नो, ऐसी कैप नहीं, जस्ट एक कैप है। देखते हैं कैसी है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैप और हैट, ऐसी कोई होती है ओवर a letter used as a vector. For suppose हमने किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है और वो वेक्टर है A, तो आप कहेंगे यूनिट वेक्टर A को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? यूनिट वेक्टर A को रिप्रेजेंट किया जाएगा कि A के ऊपर कैप लगा दी जाएगी। इसी तरह यूनिट वेक्टर P को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? इसके ऊपर कैप लगा दी जाएगी। अगर यहाँ पर मैं U लिखूँ उसके ऊपर कैप लगा दूँ, तो ये सारी चीज़ें किसे रिप्रेजेंट कर रही हैं? यूनिट वेक्टर्स को। फॉर सपोज N लिख दिया गया, यूनिट वेक्टर की कैप लगा दी, तो ये कैप या हैट रिप्रेजेंटेशन है यूनिट वेक्टर की, बट नेसेसिटी नहीं है ये कैप लगाएं या आप एरो लगाएं। ऐसा कोई वेक्टर जिसके ऊपर एरो लगा हुआ हो, फॉर सपोज ऐसे, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो? फॉर सपोज 1 न्यूटन, तो ये भी एक जो है यूनिट वेक्टर ही है, लेकिन रिप्रेजेंट हमने इसको एक आम वेक्टर के फॉर्म में किया है। बेहतर रिप्रेजेंटेशन इसकी ये है, यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड देखकर हम कह रहे हैं कि ये एक यूनिट वेक्टर है, लेकिन यहाँ पर बिना मैग्नीट्यूड को देखे हुए डायरेक्टली हमें नज़र आ रहा है, डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये कोई यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। राइट, इसके बाद यूनिट वेक्टर को हासिल कैसे किया जाता है? जैसे मैंने पहले बताया कि जब किसी वेक्टर को
किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर दिया जाए जो नंबर उस वेक्टर की अपनी मैग्नीट्यूड के बराबर हो, तो जो आउटपुट में रिजल्ट बनेगा, वेक्टर बनेगा, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होगी, उसे यूनिट वेक्टर कहा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसको ऑब्टेन करने के लिए इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर को अगर उसकी अपनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर अगर हम लिखना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं तो कैसे किया जाएगा? अक्सर करके इसे स्मॉल लेटर से जाहिर किया जाता है, बट नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो स्मॉल लेटर में आप लिख देंगे कैप ए और उसके ऊपर कैप लगा देंगे, ए कैप, दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इज इट राइट? जब भी आप किसी वेक्टर को उसकी अपनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट जो होगा, उस रिजल्ट में जो मैग्नीट्यूड बनेगी वो 1 होगी। दैट इज वाई दैट वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड 1। ओके जी, फिर इसका काम क्या होता है? हम कहते हैं कि इसका काम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना होता है। वो कैसे हमें समझ में आए कि हाँ जी ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है? गौर कीजिएगा, अगर यहाँ से मैं वेक्टर ए को ड्राइव करूँ तो मैग्नीट्यूड को मुझे इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं कहूँगा वेक्टर ए इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इट्स यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यहाँ पर इस मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करेगा, कुछ ऐसे लिखा जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, वो ये कि कोई भी वेक्टर प्रोडक्ट होता है किस किस चीज़ का? उसके मैग्नीट्यूड का और उसके यूनिट वेक्टर का, राइट? सो वी से दैट अ वेक्टर is just a product of its magnitude and its unit vector। कोई भी वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पर कोई ख़ास चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है, एक्सप्लेन की जा सकती है। गौर कीजिएगा कि यहाँ पर मैंने वेक्टर को लिखा हुआ है कि वेक्टर इज इक्वल्स टू इट्स मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर। इज इट राइट? अब यहाँ पर अगर हम वेक्टर की डेफिनेशन की बात करें तो वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी वेक्टर जो है उसमें दो चीज़ें होती हैं। क्या? कि एक मैग्नीट्यूड होती है, यस इट इज मैग्नीट्यूड, और दूसरी क्या चीज़ होती है कि डायरेक्शन। सो वी से दैट मैग्नीट्यूड तो हमारे पास ये आ गई, उसके साथ साथ डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाई कर रहा है यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर की जनरल डेफिनेशन भी यहां पर सेटिस्फाई हो रही है कि कोई भी वेक्टर एक्चुअली किसके बराबर है? हम कहेंगे किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड होती है, नंबर होता है जो उसका अमाउंट या क्वांटिटी या फिर साइज बताता है, और डायरेक्शन वेक्टर के लिए लाजमी है। इसका मतलब कौन सी चीज़ डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रही है? यूनिट वेक्टर। अदरवाइज तो ये वेक्टर ही ना होता ना, अगर इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट वेक्टर किस काम आता है? यूनिट वेक्टर स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैग्नीट्यूड इसकी 1 होती है,
जिसका प्रोडक्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। डायरेक्शन ये स्पेसिफाई करने के लिए खास करके इस्तेमाल होता है। अब किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकाली जाए? हम कहते हैं कि किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। फर्स्ट सपोज हमने वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड क्या होगी? हम कहेंगे वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये कहाँ से आया? राइट, ए एक्स क्या है, ए वाई क्या है, ए जेड क्या है? इसको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में या फिर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स हुआ करते हैं। अगर 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो वेक्टर के 2 कंपोनेंट होंगे, और अगर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई वेक्टर स्पेस में है, तो उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे। फॉर सपोज यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इस चीज को, इस कॉम्बिनेशन को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कॉम्बिनेशन को एक्स वाई प्लेन कहा जाएगा। तो किसी प्लेन में किसी वेक्टर के 2 कंपोनेंट होते हैं। फॉर सपोज हमारे पास ये वेक्टर है ए, हम कहेंगे इस वक्त इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स हैं। एक वो कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के तरफ है, और एक वो कंपोनेंट जो y डायरेक्शन में है, या फिर हम कह लें कि y एक्सिस के तरफ है। इज इट राइट? तो फिर इस कंपोनेंट को आप लिखेंगे ए एक्स से, और इस कंपोनेंट को आप लिखेंगे ए वाई से। कंपोनेंट क्या है अगले लेक्चर में डिफाइन करूंगा मैं इंशाल्लाह। ए एक्स, अगर इसको वेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट करें तो हम कहेंगे वेक्टर ए एक्स इज इक्वल्स टू something that is ax multiplied by some unit vector. Is it right? इसी तरह ए वाई को अगर एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो हम कहेंगे ए वाई इज इक्वल्स टू ए वाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई। ए वाई इज अ वेक्टर। वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखने के लिए या तो मॉड्यूलस साइन लगा दें या फिर उस ऊपर से एरो हटा दिया जाए। राइट, ए वाई, और डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए कोई यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाएगा जिसे कहा जाए, जिसको जे से शो करते हैं। तो x डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए यूनिट वेक्टर i इस्तेमाल किया जाता है, और y डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए यूनिट वेक्टर j इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके मुताबिक, इस सेशन के मुताबिक, अगर इस वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा जाए तो हम कहेंगे वेक्टर a इज इक्वल टू ax that is along x axis plus ay that is along j axis, इसके लिए। Is it right? अब यहां पर ax क्या है लिखा हुआ है। अच्छा, एक स्टेप बढ़ाकर भी आप इसे लिख सकते हैं कुछ ऐसे, गौर कीजिएगा कि आप कहेंगे वेक्टर a जो है ये कॉम्बिनेशन है 2 दूसरे वेक्टर्स का। एक है वेक्टर ax और दूसरा है वेक्टर ay। आप कह सकते हो वेक्टर a रिजल्टेंट है उसके अपने कंपोनेंट्स का। राइट, ऐसे भी किसी वेक्टर को लिखा जा सकता है। अब ax किसके बराबर है? यहां लिखा हुआ है कि ax इज इक्वल्स टू axi प्लस ayj। यहां पर अगर मैं इस चीज को पूछूं जिसके ऊपर मैंने एरो नहीं लगाया हुआ, इस चीज के बारे में पता करूं, पूछूं आपसे कि ये क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए ax इज द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a दैट इज एक्टिंग अलोंग x एक्सिस। किस चीज ने बताया कि ये x एक्सिस तरफ एक्ट कर रहा है? x ने, साथ छोटा सा x लगा हुआ है, इसने बताया कि ये x एक्सिस तरफ एक्ट कर रहा है? नो, इस x की कोई यहां पर सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि वेक्टर जब हमें एज अ नंबर मैग्नीट्यूड्स के फॉर्म में मिला होगा वहां पर एक्स वाई कुछ भी नहीं लगा होगा। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं थोड़ी देर में। सो यहां पर जो i है, यूनिट वेक्टर i, उसने स्पेसिफाई किया है कि ये जो भी ax नंबर है, ये मैग्नीट्यूड है, ये x एक्सिस के जानिब है। तो आप कहेंगे ax यहां पर क्या है? वेक्टर a के x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड।
व्हाट इज ए वाई, आप कहेंगे वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड। तो ये इंफॉर्मेशन किसने दी कि ये वाई कंपोनेंट है और ये एक्स कंपोनेंट है? यूनिट वेक्टर्स ने। सो यूनिट वेक्टर्स आई फॉर एक्स एक्सिस and unit vector j for y axis. That is why we say that unit vector क्या स्पेसिफाई करता है? डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। यूनिट वेक्टर्स को देखकर हमें पता चला कि ये एक्स एक्सिस की तरफ एक्ट कर रहा है और ये जो चीज है ये वाई एक्सिस की तरफ एक्ट कर रही है। इज इट राइट? ये तो व्यू था किसी भी वेक्टर का दो डायमेंशंस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। अगर वेक्टर किसी स्पेस में हो, स्पेस से मुराद कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जैसे कि ये रूम है, इसकी एक तरफ एक्स एक्सिस कह लें, दूसरी तरफ वाई एक्सिस और तीसरी साइड जो है ये जेड एक्सिस। और इसमें कोई वेक्टर हो एक इस नीचे वाले कॉर्नर से ऊपर वाले सामने उस कॉर्नर की तरफ, तो फिर इस यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होंगे? उन कंपोनेंट्स को ऐसे मालूम कर सकते हैं। फॉर सपोज ये हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर दूं एफ से। अब इस वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होंगे। क्यों गए? ये ऐसे ही है जैसे एक रूम है और रूम के एक कॉर्नर से सामने वाले डायगोनली सामने वाले दूसरे कॉर्नर की तरफ ये वेक्टर एक्टेड है। तो इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे। एक इसका कंपोनेंट होगा जो एक्स एक्सिस के तरफ एक्ट कर रहा होगा, जिसको आप यहां पर भी ड्रॉ कर सकते हैं या जिसको आप यहां पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये ग्रीन लाइन किसे शो कर रही है? एफ एक्स को। इज इट राइट? इसी तरह एक कंपोनेंट इसका होगा जो कि वाई एक्सिस की तरफ ड्रॉ किया जा सकता है। ओके, दैट इज दिस वन, ये वाला कंपोनेंट। ओके, लेट मी ड्रॉ इट विद ब्लू, जिसको आप एफ वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको बजाय यहाँ ड्रॉ करने के आप यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इक्वल वेक्टर्स हैं ये, राइट? इसी तरह इसका एक कंपोनेंट होगा जो कि जेड एक्सिस के तरफ एक्ट करेगा और वो कंपोनेंट होगा ये वाला। इज इट राइट? जिसको नाम दिया जाएगा एफ जेड। अब अगर इस वेक्टर फोर्स को एफ को मैं इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या कहूंगा कि एफ ओवर हियर इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड। ओके, फिर अगर मैं इनकी मैग्नीट्यूड्स के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, कुछ ऐसे लिखा जाएगा, राइट? अब यहां पर एफ एक्स क्या है? आप कहेंगे एफ एक्स इस फोर्स के एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है। किस चीज ने बताया कि ये एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है? यूनिट वेक्टर आई दैट इज फॉर एक्स एक्सिस। इज इट राइट? इसी तरह एफ वाई क्या है? आप कहेंगे एफ वाई इस एफ के वाई कंपोनेंट की या उस कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है जो वाई एक्स की तरफ है। तो कौन सी चीज बता रही है कि ये कंपोनेंट जो है वाई एक्सिस की तरफ है? ये यूनिट वेक्टर। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स वाई एक्सिस। इज इट राइट? जे रिप्रेजेंट्स वाई एक्सिस। इसी तरह एफ जेड क्या है? एफ जेड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ एफ दैट एक्स अलोंग जेड एक्सिस, जो कि जेड एक्सिस की तरफ है। तो किस चीज ने बताया कि ये जेड एक्सिस की तरफ है? यूनिट वेक्टर के ने बताया कि ये जो है वो जेड एक्सिस की तरफ है। इज इट राइट? तो पता चला कि थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर्स आई, जे और के जो होते हैं ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शंस को रेस्पेक्टिवली स्पेसिफाई किया करते हैं। आई फॉर एक्स एक्सिस,
J for y axis and K for z axis. Is it right? This is how we use these unit vectors. अब इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेकर देखते हैं कि किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में एक्स वाई जेड कंपोनेंट की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, गौर कीजिएगा। सपोज करें कि मैं यहां पर लिख दूं कोई वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू एफ, दैट इज गिवन बाय एफ विच इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फोर्स के उस कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड बताएं जो एक्स एक्सिस के तरफ है, तो आप फौरन से यूनिट वेक्टर आई को देखकर पहचान जाएंगे कि जी पूछे गए कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है 2। आप इस पूरी फोर्स की मैग्नीट्यूड नहीं निकालेंगे क्योंकि पूछा क्या गया है कि उस कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड बताएं जो एक्स एक्स की तरफ है। तो एक्स एक्सिस के लिए यहां पर कहीं एक्स वाई जेड तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। किस चीज को देखकर गौर करें कि एक्स की तरफ क्या है, वाई की तरफ क्या है और जेड एक्सिस की तरफ कौन सा कंपोनेंट है, आई जे और के को देखकर आप कहेंगे ये आई शो कर रहा है कि इस फोर्स का जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के जानिब है उसकी मैग्नीट्यूड है 2, जो वाई एक्सिस के जानिब है उसकी मैग्नीट्यूड है 3 और जो z एक्सिस के जानिब है उसकी मैग्नीट्यूड है 4। तो यहां से यहां पर तो चलो बच्चा देखकर कहता है कि x लगा हुआ है साथ, यहां पर y लगा हुआ है साथ और यहां z साथ लगा हुआ है। इससे शायद बच्चे को लगे कि इसलिए इन्हें x कंपोनेंट, y कंपोनेंट या z कंपोनेंट कहा जाता है। नो, इस वजह से इन्हें x कंपोनेंट, y कंपोनेंट या z कंपोनेंट की रिप्रेजेंटेशन नहीं मानी जाती। यूनिट वेक्टर्स i, j और k को देखकर पहचाना जाता है कि ये किस कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है और दूसरी किस कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है। इज इट राइट? उसके बाद हम मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहते हैं कि किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी। ओके, गौर करें। अब यहां पर मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए मैंने फार्मूला लिखा हुआ है कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट। यहां पर जो एग्जांपल्स दी गई हैं ये वही चीज है, एफ एक्स स्क्वायर, एफ वाई स्क्वायर और एफ जेड स्क्वायर। अगर इस पर इसे अप्लाई किया जाए तो आप कहेंगे इस एफ की मैग्नीट्यूड क्या होगी, विल से मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है, 2i है या सिर्फ 2 है। यस, एफ एक्स इज जस्ट ये वाली वैल्यू, i अलग है। यहां पर आप पुट करेंगे एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है 2 स्क्वायर प्लस एफ वाई 3 स्क्वायर, एफ जेड 4 स्क्वायर एंड इसे सम अप कर लिया जाएगा। इस तरह आप किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम किया करते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे मालूम करते हैं और मैग्नीट्यूड पर फर्दर एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं उनको डिस्कस करते हैं। यू मे टेक स्क्रीनशॉट। मज़ीद बात करेंगे यूनिट वेक्टर के हवाले से कि यूनिट वेक्टर कैसे मालूम करें। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर, न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर इसको सॉल्व करते हैं। गौर कीजिए प्लीज़। फॉर सपोज यू आर गिवन फाइंड the unit vector parallel to 2i plus 2j plus 4k। आप इसका यूनिट वेक्टर कैसे मालूम करेंगे। लेट से ये कोई वेक्टर है ए, इसका आपने यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो कैसे यूनिट वेक्टर मालूम किया जाएगा, वेरी सिंपल। हमारे पास यूनिट वेक्टर मालूम करने का फार्मूला क्या है कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इज इट राइट? वेक्टर तो हमारे सामने है, मैग्नीट्यूड नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड मालूम कर ली जाएगी। तो मैग्नीट्यूड इसकी क्या होगी, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब ए एक्स क्या है, वो चीज, वो मैग्नीट्यूड जो आई कंपोनेंट शो कर रहा है। सो दैट इज 2। यू विल नॉट राइट हियर 2i, दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड, सो यू विल राइट हियर मैग्नीट्यूड ओनली।
सो ए एक्स इज 2, 2 का स्क्वायर प्लस ए वाई इज अगेन 2, 2 का स्क्वायर एंड ए जेड इज अगेन 2। कौन सी चीज़ ये शो करे कि ये ए जेड है, के कंपोनेंट शो कर रहा है। सो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा 4, 4 स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, फिर से 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 और 4 का स्क्वायर 16। 4 + 4 8, 8 एंड 16 कितने हो गए 24। इसको सॉल्व कर लें, अगर सॉल्वेबल है सॉल्व कर लें, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं आप इसको बड़ी आसानी के साथ। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √2 × 2 × 2 ओके। 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 3 is 24। इसको मज़ीद लिखा जा सकता है 2² × 6, so 2 √6। Is it right? 24 को 2 √6 भी लिखा जा सकता है। तो फिर यहाँ पर आ जाते हैं, मैग्नीट्यूड हमने मालूम कर ली वेक्टर ए की, ऐसे यहाँ पर कर लें या ये वाली वैल्यू लिख लें। तो यूनिट वेक्टर क्या हुआ, आप कहेंगे यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर, और वेक्टर हमारे पास क्या है 2i + 2j + 4k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या आई है √24। इसको √24 को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके, या फिर ये वाली वैल्यू भी यहाँ पर लिखी जा सकती है। इसके साथ अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है 2/√24i + 2/√24j + 2/√24k। दिस इज हाउ यू राइट इट मोर। ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी आपको ऐसे भी मिलता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। ऐसे कर सकते हैं आप, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें ये वाली वैल्यू पुट करके, तो यूनिट वेक्टर ए किसके बराबर आएगा 2/2√6i + 2/2√6j + 4/2√6k। This is right? So this is how we represent a unit vector। तो अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकाल कर देखें, इसकी मैग्नीट्यूड डेफिनेटली 1 आएगी। ओके, इस पर मजीद क्वेश्चन लेते हैं। MCQ, which of the following is a unit vector? So you are having choices that A is 2/3i plus 1/3j plus 1/3k. B choice 1/3i plus 2/3j plus 4/6k. Right, let's make it 2/3k. Okay, then C choice 2/7i plus 5/7j plus 6/7k. D choice 1/2i plus 5/2j plus 3/2k. सो इन चॉइसेस में से कौन सी चॉइस कोई यूनिट वेक्टर है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हमने पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, ये रूल याद रखना है कि इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होनी चाहिए। इंडिविजुअली इनकी मैग्नीट्यूड मालूम करने की प्रैक्टिस कर लें। वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनिशियली मालूम करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है,
बट वंस यू हैव गुड प्रैक्टिस ऑन इट, शायद आप इसको सॉल्व किए बिना ही फ़ौरन से मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे. ओके, सो मैग्नीट्यूड इन दिस केस 2/3 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड होल अंडर रूट. ओके, देखते हैं कि क्या ये 1 के बराबर है. अगर 1 के बराबर हुई तो यही यूनिट वेक्टर होगा. 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 एंड 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9. सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट 4 + 1 + 1 6/9 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 1. इसका मतलब ये ए चॉइस यूनिट वेक्टर नहीं है. बी चॉइस की तरफ आते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या ये यूनिट वेक्टर है. सो बी चॉइस में हमारे पास ए एक्स क्या लेंगे हम 1/3 स्क्वायर प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 2/3 स्क्वायर. ओके, होल अंडर रूट. अब इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करके देख लेते हैं क्या आ रही है. 1/1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9. राइट, सो ये हो जाएगा अंडर रूट 9, 1 + 4 + 4, 4 and 4 8 + 1 9. So this is equals to under root 9/9 and 9/9 is equals to under root 1, that is equals to 1. 1 का अंडर रूट भी 1 ही आएगा. So which choice is correct? We'll say yes, B choice is correct because it has magnitude equal to 1. So इस पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करें हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू let's say vector is p and p is equals to 2i plus 3j minus 6k. राइट, सो चॉइसेस हमें सपोज करें कि दी गई हैं. चॉइस ए है 2/7i plus 3/7j plus 6/7k. Second choice 2/7i minus 3/7j and minus 6/7k. C choice 2/7i minus 3/7j plus 6/7k. Right, and finally 2/7i plus 3/7j minus 6/7k. We are having these questions or these choices to solve this question. अब इस क्वेश्चन में अगर हम किसी भी वेक्टर की A, B, C, D इन तीनों की मैग्नीट्यूड्स निकालें, चूँकि इंडिविजुअली जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड सेम है तो जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड आएगी वो सेम आएगी. फॉर एग्जांपल ये पहली चॉइस की मैग्नीट्यूड लेके देखते हैं कैसे निकालेंगे. सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, लेट्स से दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ P इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2/7 होल स्क्वायर प्लस 3/7 होल स्क्वायर प्लस माइनस 6/7 होल स्क्वायर. सम अप कर लें, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, फिर से 6 का स्क्वायर 36 और 49. इनको अगर सम अप किया जाए तो ये कुछ ऐसे लिख दिया जाएगा 4 + 9 + 36 डिवाइडेड बाय 49. 36 + 4 40, 40 + 9 49, so 49/49 whole under root and that is equals to 1, that is equals to 1. राइट, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ इसके फैक्टर्स भी सेम हैं, इसके फैक्टर भी सेम हैं, सेम माइनस प्लस यहाँ पर अफेक्टिव नहीं है.
क्योंकि उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन सब के सब वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड तो सेम है, ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ कोई एक चॉइस जो होगी वो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा। वो कैसे पता चले? उसके लिए हमें पहले तो पता करना है कि इसका यूनिट वेक्टर बनेगा क्या। वो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए आप इसका डायरेक्टली मैग्नीट्यूड निकालें और इसको डिवाइड कर दें, तो ऐसा ही कुछ आएगा 2/7, 3/7, 6/7। 2/7, 2 इज पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव पॉजिटिव, 6 नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव है लेकिन ये भी नेगेटिव है, यहाँ पर ये पहला नेगेटिव है पॉजिटिव। सो यहाँ पर जो डी चॉइस है, मुझे लग रहा है कि वो डी चॉइस सही है। यस, इट इज़ द करेक्ट चॉइस। गौर कर लें, इसको कैसे वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ ये करेक्ट चॉइस है। उसके लिए हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पर ये तो यूनिट वेक्टर आइडेंटिफाई करने का तरीका था, इसका वेक्टर निकालने के लिए सिंपल वो फॉलो कर लें तरीकाकार। यूनिट वेक्टर ऑफ p इज इक्वल्स टू 2i, ओके, 2i प्लस 3j माइनस 6k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ p। उसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी बेटा? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर। इसको सम अप कर लें, 2i प्लस 3j माइनस 6k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 6 का स्क्वायर 36, 4 प्लस 9 प्लस 36। तो ये बन जाएगा 2i प्लस 3j माइनस 6k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 49, और इसको सम अप करेंगे तो 2i प्लस 3j माइनस 6k डिवाइडेड बाय 49 का अंडर रूट क्या आया? 7 को डिस्ट्रीब्यूट कर दें सबके नीचे, तो 2/7i प्लस 3/7j माइनस 6/7k। सो विच चॉइस इज करेक्ट? डी चॉइस। यहाँ पर गौर करें, मैंने प्रॉपर फुल तरीकाकार से सॉल्व किया इसे। आप इसको दिमागी तौर पर भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, शॉर्टकटली। कैसे? आपके सामने वेक्टर आया, हाँ जी, उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 4 प्लस 9 प्लस 36 49, 49 का अंडर रूट 7। इसका मतलब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमें क्या मिल गई? 7। इसका मतलब अपॉन में हर जगह पर 7 आएगा जी, 7 आ रहा है हर जगह पर ही है वो, तो 7। ऊपर में जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो भी एक जैसी हैं। तो फिर कैसे वेरीफाई कर लें कि कौन सा आंसर सही है? साइंस को चेक करें, ये पॉजिटिव है, ये पहला पॉजिटिव, जे कंपोनेंट पॉजिटिव, जे पॉजिटिव, के नेगेटिव, के नेगेटिव। दिस इज हाउ यू विल फाइंड द आंसर डायरेक्टली। सो यू मे टेक स्क्रीनशॉट। डन? ओके, इस पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, सपोज करें कि आपको कहा जाए कि फाइंड द यूनिट वेक्टर parallel to f that is equals to 4i plus 3j plus 12k, राइट। और मैं चॉइसेस लिख देता हूँ। चॉइस ए 2/16i प्लस 3/16j प्लस 12/16k, एक चॉइस। बी चॉइस 4/16i प्लस 3/13j प्लस 12/16k। दूसरी चॉइस ये हो गई। सी चॉइस 4/13i प्लस 3/13j प्लस 12/13k। डी चॉइस 4/13
I minus 3 upon 13 J plus 12 upon 13 K, राइट। इसको डायरेक्टली हल करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको क्या किया जाएगा यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए कि यूनिट वेक्टर ऑफ f इज इक्वल्स टू वेक्टर f डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ f, इज इट राइट। वेक्टर f हमें पता है, डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड हमने लिखनी है, मैग्नीट्यूड इसकी क्या आएगी डायरेक्टली मालूम करें, 4 का स्क्वायर 16, ओके, 3 का स्क्वायर 9, 12 का स्क्वायर 144, सम अप करने की कोशिश करें, 144 प्लस 9 153, 153 प्लस 6, 153 प्लस 6, so 16, so it will be 169 और 169 किसके बराबर है 13 अंडर रूट, ओके। सो इसका मतलब we will divide f by 13, इसका मतलब न्यूमरेटर में आपने f के फैक्टर्स देखने हैं, तो ये f है 2 3 12, नो यहाँ पर 4 आना चाहिए था, यहाँ 3 यहाँ 12, इसका मतलब ये चॉइस गलत है, सीधा सीधा 4 3 12 तो है लेकिन अपॉन में 13 आना चाहिए था, गलत है। 4 3 12 है अपॉन में 13 है, सही लग रही है। 4 3 12 है अपॉन में 13 है, सही लग रही है, राइट। इनमें से कौन सी चूज़ की जाए, इनमें से वो चूज़, ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं लेकिन इसके पैरेलल कौन सा है जिसकी साइंस इसके जैसी हैं, पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट पॉजिटिव, सो कौन सी चॉइस करेक्ट हुई, सी चॉइस करेक्ट हुई। इस पर एक और सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a is equal to 0.8i plus 0.6j plus nk is a unit vector। n के जगह, इस वेक्टर में n के जगह क्या रखा जाए कि ये यूनिट वेक्टर हो। सो चॉइसेस हैं आपके पास 0, b 1, c 0.1 एंड d 0.2, इनमें से कौन सी चॉइस करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर आपको वेक्टर दिया गया हो और कोई एक कंपोनेंट जो है वो किसी लेटर की फॉर्म में ज़ाहिर किया गया हो और पूछा गया हो कि इसकी जगह क्या डाला जाए कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर बन जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का रूल याद रखना है कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के बराबर होगी। इसका मतलब अगर इस पूरी की पूरी चीज़ की मैग्नीट्यूड निकाली जाए तो वो किसके बराबर होगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर गौर कीजिएगा, हमारे पास वेक्टर है वेक्टर ए और वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होनी चाहिए और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी 0.8 स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ओके। ये मैग्नीट्यूड बराबर होनी चाहिए किसके, फॉर अ यूनिट वेक्टर इट्स मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू 1, सो 1 मस्ट बी इक्वल टू दिस, यह सारी की सारी चीज़ 1 के बराबर होनी चाहिए। 0.8 का स्क्वायर 8 8 इज 64, सो ये 0.64 प्लस 0.6 का स्क्वायर 0.36 प्लस n स्क्वायर एज इट इज। स्क्वायर रूट खत्म करने से पहले इसको ऐड कर लें या तो स्क्वायर रूट खत्म कर लें, यहाँ पर है अंडर रूट 0.64 प्लस 0.36 इज इक्वल्स टू 1, ओके, प्लस n स्क्वायर। अंडर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस n स्क्वायर होल अंडर रूट एंड होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इससे खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस n स्क्वायर। n मालूम करना है, 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, सो n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। If n square is equals to 0,
then n must also be equal to 0. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ए चॉइस करेक्ट है. n की जगह 0 पुट करेंगे तो ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा. ऐसा सवाल भी यूनिट वेक्टर से रिलेटेड आ सकता है. यू मे टेक स्क्रीनशॉट. राइट, सो आगे बढ़ते हैं. यूनिट वेक्टर की स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है. यूनिट वेक्टर को और भी काफ़ी तरीके से सवालात आ सकते हैं यूनिट वेक्टर